हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉ फॉर ऑल। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कंसेप्ट ऑफ पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी। अब हम देखेंगे अगले कुछ कंपनीज़ के कंसेप्ट। पहला आता है हमारा स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन हमें गिवन है सेक्शन 2 क्लॉज 85 ऑफ द कंपनीज एक्ट में। उसमें डिफाइन किया गया स्मॉल कंपनी को। स्मॉल कंपनी क्या है? एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 85, अ स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी। ऐसी कंपनी जो पब्लिक कंपनी से थोड़ी अलग है, मतलब पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में वो नहीं आती। अब किन किन बेसिस पे हम इसको डिफाइन करते हैं? पहला, जो स्मॉल कंपनी होती है उसकी जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो हमारी 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होती। मतलब 2 करोड़ से अगर ज़्यादा की पेड अप शेयर कैपिटल है तो हम उस कंपनी को स्मॉल कंपनी नहीं कहते। सेकेंड, हायर अमाउंट एज में भी प्रिस्क्राइब। ज़्यादा से ज़्यादा जो अमाउंट है एक फाइनेंशियल ईयर की वो कितनी हो सकती है? 10 करोड़ तक हो सकती है, नॉट मोर देन 10 करोड़। शेयर कैपिटल की अमाउंट 2 करोड़, और हायर अमाउंट अगर हम कहें एक फाइनेंशियल ईयर में तो इट शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़। देन आता है हमारा टर्नओवर। टर्नओवर जो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की है एक फाइनेंशियल ईयर की, वो 20 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और हायर अमाउंट एक फाइनेंशियल ईयर की वो हमारी होनी चाहिए 100 करोड़। ठीक है, वैसे जो हमारी पेड अप शेयर कैपिटल की अमाउंट है वो 2 करोड़ है। ठीक है, हायर अमाउंट है वो हमारी 10 करोड़ है। बट अगर हम एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की देखें, फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल ईयर 2020 की देखें, तो उसकी जो हायर अमाउंट है इट शैल नॉट बी मोर देन 100 करोड़, और टर्नओवर जो है हमारी P&L की वो 20 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इन तीन बेसिस में अगर ये सेटिस्फेक्शन मिलती है तो हम कह देते हैं कि जो हमारी कंपनी है वो स्मॉल कंपनी है। ठीक है, अब जो ये तीन कंसेप्ट है स्मॉल कंपनी की, कौन कौन सी कंपनीज पे अप्लाई नहीं होते? पहला, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। इसका पूरा कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सेकेंड इज कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8। ये हम आज ही पढ़ेंगे। जो कंपनीज सेक्शन 8 के अंडर होती है उनको कहते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो चैरिटेबल पर्पसेस के लिए बनी होती है वो। उस पर ये वाला कंसेप्ट नहीं अप्लाई होता। देन बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी गवर्नड बाय स्पेशल एक्ट। स्पेशल एक्ट में क्या कौन से आते हैं? जैसे ICSI आ गया, ICAI आ गया, ये सारी जो हमारी होती है वो स्पेशल एक्ट के अंडर आती है। तो ये था हमारा कंसेप्ट स्मॉल कंपनी का। नेक्स्ट है हमारी स्टार्टअप कंपनी। स्टार्टअप कंपनी कौन सी कंपनीज होती है? प्राइवेट कंपनीज कह लेते हैं। ये वो कंपनीज होती है जो इनिशियल स्टेज पे होती है बिजनेस की, कि लाइक अभी नई नई खुली है। ठीक है, और वो कंपनीज जो स्टार्टअप कंपनीज होती है वो क्या करती है, जो अपनी बिजनेस का जो कंपनी का जो फंड्स हैं, ठीक है, वो कैसे रेज करती है? फैमिलीज से, फ्रेंड्स वगैरह कंट्रीब्यूट करके वो फंड्स वगैरह रेज करती है। ठीक है, तो क्या है स्टार्टअप कंपनी? इट इज़ अ कंपनी दैट इज़ इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट। जितनी भी कंपनीज है वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर है, या किसी प्रीवियस लॉ के अंडर भी हो सकती है, 1956 वाला हो गया या जो भी। ठीक है, एंड रिकॉग्नाइज्ड एज स्टार्टअप एज पर द नोटिफिकेशंस इशूड बाय द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। अब अगर कोई कंपनी स्टार्टअप कंपनी है तो उसको स्टार्टअप कंपनी की रिकॉग्नाइजेशन कहाँ से मिलती है? दो डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ से उसको अपनी स्टार्टअप कंपनी की रिकॉग्नाइजेशन मिलती है। पहला डिपार्टमेंट है हमारा डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, और सेकंड हमारा डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये दो डिपार्टमेंट है जिनसे हमें हमारी कंपनी को स्टार्टअप कंपनी का दर्जा मिलता है। तो ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक है कि वो कंपनीज जो इनिशियल स्टेज पे हैं बिजनेस की उनको हम कहते हैं स्टार्टअप कंपनी। एक तरह की प्राइवेट कंपनी ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट आता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो हमने अभी देखा था सेक्शन 8 वाली कंपनीज। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती है? ये हमारी सेक्शन 8 के अंदर डिफाइंड है। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिनको सेटअप किया गया प्रॉफिट कमाने के मोटिव से नहीं किया गया। इनको सेटअप किया गया हमारी सोसाइटी में लोगों को हेल्प करने के लिए, चैरिटेबल पर्पसेस के लिए। ठीक है, उनको कहते हैं हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर हमने कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, या अगर हमारी कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो किन किन कंडीशंस की सेटिस्फेक्शन होना ज़रूरी है? कौन सी कंडीशंस फुलफिल होंगी तो हम कह सकेंगे कि हमारी जो कॉरपोरेशन है या जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो नॉन प्रॉफिट वाली है। पहला, ऑब्जेक्ट, कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोशन करना। किन किन चीज़ों का? कॉमर्स का, आर्ट का, साइंस का, एजुकेशन का, रिसर्च का, वेलफेयर, चैरिटी, रिलीजन, इन सब चीज़ों का प्रमोशन करना। ठीक है, एक तरह से अगर आर्ट के रिलेटेड है तो लोगों को फ्री में बताना,
ठीक है, लोगों को हेल्प करना, बस नॉलेज प्रोवाइड करना फ्री में ताकि लोगों को सीख मिल जाए, ठीक है, लोग सीख सकें नई चीज़ें, ठीक है। सेकंड है प्रॉफिट एप्लीकेशन। क्या है, देखो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नाम से ही पता चल रहा है कि प्रॉफिट कमाना इनका मोटिव नहीं है। और अगर बाय चांस ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस कोई प्रॉफिट अर्न कर भी लेती है तो वो जो प्रॉफिट है ना वो हमारे प्रमोशन के काम में ही यूज़ किया जाएगा। वो प्रॉफिट किसी भी मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के पास नहीं जाता। वो प्रॉफिट प्रमोशन के पर्पसेस के लिए या जो भी ये सोसाइटी में हेल्प करते हैं उसी के पर्पस में यूज़ कर लिया जाएगा, ठीक है। सेकंड, थर्ड, प्रोहिबिशन ऑन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अब देखो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनीज में क्या होता है, डिविडेंड वगैरह मिलता है, ठीक है, सैलरीज इंटरेस्ट वगैरह मिलते हैं। बट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें जो मेंबर्स हैं उनको डिविडेंड की पेमेंट नहीं मिलती, ठीक है, क्योंकि देखो हमने पहले ही कह दिया कि जो प्रॉफिट है वो प्रमोशन के पर्पज़ के लिए यूज़ हो जाएगा, ठीक है। देन इफ़ द अबव क्लॉजेज आर सेटिस्फाइड, अगर ये तीन हमारे जो क्लॉजेज है, अगर ये तीन क्लॉजेज हमारे सेटिस्फाई होते हैं, ठीक है, तो हम जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन को लाइसेंस दे देती है कि वो अपने आप को एज अ कंपनी रजिस्टर करवा सके, ठीक है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को भी अपने आप को एक कंपनी के तौर पे रजिस्टर करवाना पड़ता है और वो तब करवा सकते हैं जब ये तीन क्लॉजेस सेटिस्फाई होंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट को लगेगा कि हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन सही काम कर रही है, इन्होंने तीनों हमारी चीज़ें सेटिस्फाई कर दी, तीनों कंडीशंस से उनको फुलफ़िल किया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको लाइसेंस देगी, वरना नहीं देगी। अगर इनमें से एक भी कंडीशन नहीं फुलफ़िल होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनका लाइसेंस रिवोक कर सकती है, ठीक है। अब कुछ चीज़ें जिनका हमें ध्यान रखना होता है जब हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तब। पहला, नो यूज़ ऑफ वर्ड्स लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड। लाइक जो पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, ओपीसी कंपनी है, उनके नाम के पीछे हम लगाते हैं लिमिटेड, पब्लिक, प्राइवेट लिमिटेड, है ना। बट इन द केस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हम ये वर्ड्स का यूज़ नहीं करते, ठीक है। प्लस अगर हम ये वर्ड्स का यूज़ करते भी है तो मैंने आपको बताया था ये वर्ड्स फॉर एग्जांपल कोई कंपनी का नेम है, ठीक है, बिल्कुल ऐसा छोटा नुक्कर में लिखा होता है कि किसी को दिखता भी नहीं है कॉर्नर में, ठीक है, सिर्फ शो कर दिया जाएगा पी लिमिटेड या लिमिटेड एडिशन ऑफ वर्ड्स की जाती है बिल्कुल एक सेपरेट कॉर्नर में, ठीक है। नाउ सेकंड, सम सेम प्रिविलेजेस एंड ऑब्लिगेशंस एज अ लिमिटेड कंपनी। जितनी भी ऑब्लिगेशंस है, जो भी चीज़ें हैं, फॉलो वैसी करनी है जैसे एक हमारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी करती है, ठीक है। फर्म कैन ऑल्सो बिकम इट्स मेंबर, कोई फर्म है तो वो मेंबर इनके बन सकते हैं, ठीक है। नो अल्टरेशन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक्सेप्ट द प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट। अब जो हमारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उनमें क्या है कि हमने देखा था कि जो लिमिटेड मेंबर्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है, जो एक मिनिमम लिमिट के मेंबर्स हैं, वो पहले अपने आप को सब्सक्राइब करवाते हैं एमओए में और एओए में। बट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, ऐसा कोई भी चक्कर नहीं है। हमें सिंपल एक लाइसेंस चाहिए होता है, वो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। हमें कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी पड़ती, ना कोई ऐसे हमें सब्सक्रिप्शन वगैरह करवानी है एमओए में और एओए में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कन्वर्जन्स अलाउड आफ्टर द सेटिस्फाइंग कंडीशंस। अगर कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को पब्लिक किसी कंपनी की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहती है, कोई फर्म की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहती है, तो वो कर सकती है। बट उसके लिए पहले हमें क्या चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का हमें एप्लीकेशन चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का हमें अप्रूवल चाहिए। वो तब मिलता है जब हम ये तीन कंडीशंस को फुलफ़िल करते हैं तब, ठीक है। देन लाइसेंस में भी रिवोक्ड। अब लाइसेंस जो है उसको जब्त भी किया जा सकता है। क्यों, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगे कि कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चला रही है, ठीक है, कोई एनपीओ है, बट वो ना प्रॉफिट भी साइड बाय साइड अर्न करी है, अगर ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चल गया तो वो उनका लाइसेंस कैंसिल कर सकती है, रिवोक कर सकती है, फिर वो अपनी एनपीओ को नहीं रन कर सकते, ठीक है। देन पेमेंट ऑफ डेट एंड लाइबिलिटीज़। अब इनको अपने साइड बाय साइड अगर कोई किराया वगैरह है, कोई लाइबिलिटी है, कोई डेट है, तो वो मेंबर्स को ही खुद बाय खुद ही पे करना पड़ता है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए अगर वो सोसाइटी की हेल्प कर रहे हैं तो सामान भी तो ले रहे होंगे ना, किराया भी तो होगा, रेंट वगैरह भी हो सकता है। तो इस पर्पज़ में जो भी डेट या लाइबिलिटी है वो मेंबर्स या फिर जो फर्म में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो खुद ही पे करते हैं, ठीक है। देन एडिशन ऑफ वर्ड्स लिमिटेड एंड पी लिमिटेड। अगर तो हमारी प्राइवेट है तो हम ब्रैकेट में पी डाल के लिमिटेड लिख देते हैं, या लिमिटेड इन द केस ऑफ पब्लिक। बट ये जो वर्ड्स है हम शो नहीं करते, ये हम छोटा सा ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है। ये था हमारा कंसेप्ट रिलेटेड टू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है गवर्नमेंट कंपनी।
गवर्नमेंट कंपनी को डिफाइन किया गया कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 45 के अंदर। अब गवर्नमेंट कंपनी क्या है? अगर कोई भी कंपनी जिसमें 51% की अगर पेड अप शेयर कैपिटल गवर्नमेंट ने लगाई है, ठीक है, तो उस कंपनी को हम गवर्नमेंट कंपनी कह देते हैं। गवर्नमेंट कंपनी इज अ कंपनी इन विच 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाई है, या तो स्टेट गवर्नमेंट ने लगाई है, या पार्टली लगाई है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर लगाई है। अगर 51% की पेड अप शेयर कैपिटल होगी ना सेटिस्फाई, तो हम ऐसी कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। अब इसमें वो कंपनीज भी आ जाती है जो सब्सिडरी होती है गवर्नमेंट कंपनी की। अब होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी वाला केस हमने नेक्स्ट वीडियो में देखना है, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें क्या लिखा है? जो एम्प्लॉयज़ है गवर्नमेंट कंपनीज़ के, जो गवर्नमेंट कंपनीज़ में लोग काम करते हैं, वो इनके सर्वेंट नहीं होते, गवर्नमेंट के सर्वेंट नहीं होते। अब जो ये एम्प्लॉयज़ हैं, इनको ना 40 लीगल राइट्स प्रोवाइडेड हैं कि वो उनको जो सैलरी मिलती है वो तो वो लेंगे ही, सैलरी के साथ साथ वो अपने और भी एक्सपेंसेस है ना वो गवर्नमेंट से क्लेम कर सकते हैं। लाइक अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, ठीक है, कोई सरकारी नौकरी वाला बंदा है, उसको देखो तो उसके जो घर के बिजली के बिल है वो भी गवर्नमेंट ही पे करती है, उसके ऊपर ये चीज़ नहीं आती। इसके पास ये ऐसे करके 40 लीगल राइट्स है, अपने जो और भी कुछ खर्चे वगैरह वो गवर्नमेंट से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम जो कहते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं गवर्नमेंट कंपनी के, वो गवर्नमेंट के सर्वेंट नहीं होते, ठीक है। वो अपने एडिशनल एक्सपेंसेस भी क्लेम कर सकते हैं सैलरी के साथ साथ। सैलरी जो आ रही है वो आनी है, अपने एडिशनल एक्सपेंसेस में उनका घर का खर्चा, ठीक है, अगर कोई किराए पे रह रहा है तो उनका किराया, बिजली का, पानी वगैरह का जो भी उनका एक्सपेंस है, एडिशनल जो खर्चे है, वो गवर्नमेंट से क्लेम कर सकती है। अब गवर्नमेंट कंपनी में हमारे 2 केस लॉ हुए थे, इनके सिर्फ हमें नेम पता होने चाहिए, अगर वो भी याद नहीं होते तो कोई चक्कर नहीं है। पहला हुआ था आंध्र प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वर्सेस द ITO, और दूसरा हुआ था हिंदुस्तान स्टील वर्कर्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला, ठीक है। ये था हमारा कंसेप्ट गवर्नमेंट कंपनी का। नेक्स्ट आता है हमारा नॉन गवर्नमेंट कंपनी। नॉन गवर्नमेंट कंपनी क्या है? जो कंपनी से हमारी गवर्नमेंट कंपनी नहीं है वो नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है। अब अगला आता है हमारा लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी को डिफाइन किया गया हमारे कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 52 के अंदर। लिस्टेड कंपनी क्या है? वो कंपनीज जिनकी जो सिक्योरिटीज़ है ना वो रजिस्टर्ड है, लिस्टेड है। कहाँ पे लिस्टेड है, कहाँ पे रजिस्टर्ड है? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, लाइक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। किसी भी कंपनीज की अगर सिक्योरिटीज़ लिस्टेड है ना किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, तो हम उन कंपनीज को लिस्टेड कंपनी कह देते हैं। अब कुछ कंपनीज होती है जो अपने जो सिक्योरिटीज़ है वो सेबी के साथ भी रखती है, तो हम क्या उनको लिस्टेड कंपनीज कहेंगे? नो, उन कंपनीज को हम लिस्टेड कंपनी नहीं कहते। लिस्टेड कंपनी में सिर्फ वो आती है, सिर्फ वो कंपनीज जिनकी सिक्योरिटीज़ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के साथ लिस्टेड है। कोई सेबी वगैरह इसमें नहीं आता, कोई हमारे बैंक नहीं आते, कोई RBI नहीं आता, ठीक है। Such companies which have listed the class of securities with the SEBI, these companies shall not be considered as listed company, ठीक है। ये हमारा कंसेप्ट था लिस्टेड कंपनी का। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट आता है, स्मॉल सा कंसेप्ट है अबाउट द एक्टिव कंपनी एंड इनएक्टिव कंपनी। क्या है एक्टिव कंपनी? वो कंपनीज है जिस पर्पस के लिए कंपनी को बनाया हो ना, अगर वही काम करी है। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी को बनाया गया था, मतलब वैसे तो बेसिकली हर कंपनी को प्रॉफिट अर्न करने के बेसिस पे बनाया जाता है। अगर वो कंपनी अपना जिस बेसिस पे बनाई गई है वो काम कर रही है तो उसको हम एक्टिव कंपनी कहते हैं। अदरवाइज इट इज़ कंसिडर्ड एज अ इनएक्टिव कंपनी। इनएक्टिव कंपनी क्या होती है? ऐसी कंपनी जिसमें ना कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं होते। अब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में हमारी ट्रांजैक्शन आती है, सारी ट्रांजैक्शन जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन होती है ना वो सारी आती है। कौन सी नहीं आती? एनी ट्रांजैक्शंस अदर देन दीज, ये 3 ट्रांजैक्शन को छोड़ के बाकी सारी हमारी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन आती है। पहली, इनकर्ड टू कंप्लाई विद लॉ। ऐसी ट्रांजैक्शन जो लॉ के साथ होती है उनको हम सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन नहीं कहते, जिनमें हमें लॉ के साथ कंप्लाई करना पड़ता है। देन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू अलॉटमेंट ऑफ शेयर टू कंप्लाई विद द लॉ। अगर हम शेयर्स अलॉट कर रहे हैं तो वो हमारी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में नहीं आती। देन
अदर चिल्लर ट्रांजेक्शन टू मेंटेन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, और कोई भी ऐसी छोटी मोटी ट्रांजेक्शन जो की जाती है कंपनी में हमारी प्रॉपर्टी को मेंटेन करके रखने के लिए या लॉज के साथ कंप्लाई करने के लिए, ये 3 तरह की ट्रांजेक्शन हमारी नहीं आती। इनके अलावा बाकी जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन है उनको हम सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कहते हैं। कोई परचेज से रिलेटेड होगी, कोई सेल से रिलेटेड होगी, वो सारी हमारी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है। ये हो गया हमारे एक्टिव कंपनी का कंसेप्ट। एक्टिव कंपनी क्या है? वो कंपनी, अगर किसी कंपनी को किसी पर्पस के लिए, पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया गया तो उसको हम कहते हैं एक्टिव कंपनी। फॉर एग्जांपल, किसी बंदे ने अपनी कंपनी खोली, उसने कहा कि मैंने 2 साल अपनी ये वाली कंपनी रन करनी है, बस ये मेरा प्रॉफिट, जो भी ये मेरा पर्पस है वो हो जाए पूरा, उसके बाद मैं अपनी कंपनी बंद कर दूंगा। तो ये क्या होगा? एक्टिव कंपनी होगी, कि उसने बस अपना एक पर्पस सोचा हुआ है कि इस पर्पस के बाद मैं कर दूंगा बंद। ठीक है। इनएक्टिव कंपनी क्या होती है? वो कंपनी जिसमें कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होती। ठीक है। अब जो इनएक्टिव कंपनी है, जो काम नहीं कर रही, मतलब एक तरह से बंद पड़ी है, वो 2 तरह से कर सकते हैं। इनएक्टिव कंपनी में 2 चीज़ें हम कर सकते हैं। या तो ऐसी कंपनी को हम डिज़ोल्व कर देते हैं, या फिर ऐसी कंपनी को हम डोरमेंट कंपनी कह देते हैं। डोरमेंट कंपनी का कंसेप्ट भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है। अब डिज़ोल्व कैसे कर सकते हैं? अगर ओनर ही चाहता है कि मैंने कंपनी नहीं आगे चलानी, अगर ओनर कहता है कि बस यार अब ये कंपनी मैंने बंद करनी है, तो इस कंपनी को कंपनी लॉ के अंडर जाके जो भी लॉज वगैरह गिवन है, जो भी चीज़ों को कहा गया कि फॉलो करना है, उसके अकॉर्डिंग हम इस कंपनी को ख़त्म कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। जो भी उसकी लाइबिलिटी वगैरह उनको पे आउट करके, जो भी चीज़ें हैं मेंबर्स की सैलरी पे वगैरह करके, उसके बाद कंपनी को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। और डोरमेंट कंपनी क्या होती है? डोरमेंट कंपनी का कंसेप्ट हम आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि कंपनी को ना टेम्परेरी बेसिस के लिए दिखा देते हैं कि बंद है। ठीक है। तो इसमें क्या, इन द नियर फ्यूचर द इंटेंशन इज टू स्टार्ट द ऑपरेशन ऑफ कंपनी। इसमें क्या होता है कि हमारी कंपनी है, उसको टेम्परेरी बेसिस के लिए बंद कर दिया। उसमें क्या कर सकते हैं? टेम्परेरी बेसिस में जो कंपनी के मेंबर्स हैं वो सोच सकते हैं उन्होंने क्या करना है, कैसे कंपनी को रन करना है। जो डोरमेंट कंपनी है ना, हर एक कंपनी का जो डोरमेंट कंपनी वाला स्टेटस होता है, अगर कोई कंपनी अपने आप को डोरमेंट कंपनी डिक्लेयर करवाती है तो ये स्टेटस सिर्फ 2 साल तक के लिए ही वैलिड रहता है, डोरमेंट वाला। ठीक है। अगर 2 साल के बाद अगर कंपनी चाहे तो अपने आप को दोबारा एक्टिव कंपनी बना सकती है। अगर नहीं, अगर उसका मन नहीं है तो वो फिर अपने आप को डिसॉल्व भी करवाएगी। ठीक है। फिर कंपनी को बंद कर दिया जाएगा। ये हमारा था छोटा सा कंसेप्ट एक्टिव कंपनी और इनएक्टिव कंपनी को लेके। एक्टिव कंपनी बेसिकली वो जिसमें सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस किए जा रहे हैं, इनएक्टिव कंपनी जिसमें कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं होते। अब हमारा आता है आज की वीडियो का लास्ट कंसेप्ट, दैट इज़ निधि कंपनी। निधि कंपनी को डिफाइन किया गया अंडर सेक्शन 406। इन कंपनीज़ को हम म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी भी कहते हैं। अब म्यूचुअल बेनिफिट जो कंपनी नाम है ये कैसे मिला? इसको डिक्लेयर किया गया था ऑफिशियल गैजेट में बाय पासिंग अ नोटिफिकेशन। गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन पास कर दी थी जिसमें डिक्लेयर कर दिया गया कि जो निधि कंपनी है ये म्यूचुअल बेनिफिट के लिए कंपनीज बनाई गई है। ठीक है। अब क्या है इनमें? As per rule number 4 of निधि रूल्स 2014, इट मस्ट बी अ पब्लिक कंपनी। जो भी हमारी निधि कंपनी है या म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी है वो हमारी पब्लिक कंपनी होती है। ठीक है। ये प्राइवेट कंपनी नहीं होती। इन कंपनीज में जो हमारी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल है ये 5 लाख तक की हो सकती है। ठीक है। मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 5 लाख की। और इसके एंड में वर्ड क्या आता है? अगर कोई निधि कंपनी है तो इसके एंड में वर्ड क्या आएगा? फॉर एग्जाम्पल XYZ निधि लिमिटेड। ठीक है। अगर म्यूचुअल बेनिफिट वाली कंपनी है तो इनके एंड में ये वर्ड आता है निधि लिमिटेड। ठीक है। देन मे नॉट इशू द प्रेफरेंस शेयर्स। कंपनीज में क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए जाते हैं। निधि कंपनी में क्या है कि प्रेफरेंस शेयर नहीं भी इशू किए जा सकते। ज़रूरी नहीं है कि प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने ही करने हैं। ठीक है। अब क्या है कि जब हमारी निधि कंपनी को सेटअप हुए 1 साल होने वाला होता है, ठीक है, विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, 1 साल जब इनकॉर्पोरेशन को होने वाला होता है तब हमारी जो निधि कंपनी है उसमें जो मेंबर्स है ना, मेंबर्स की लिमिट जो है वो 200 तक तो होनी चाहिए, 200 से कम नहीं होने चाहिए। 1 साल हो गए, 1 साल में हम इतने मेंबर्स कर लें कि 200 तक की लिमिट हो हमारे मेंबर्स में। ठीक है। अब अनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट जो है ना, हमारा टर्म डिपॉजिट है 1 साल के बाद, वो एटलीस्ट 10% होना चाहिए। ठीक है। और जो रेशो है नेट ओन्ड फंड्स की, निधि कंपनी में जब 1 साल हो जाता है तो जो हमारी नेट ओन्ड फंड्स की जो रेशो है ये फिक्स है, ये फिक्स ही है कि इट शैल नॉट बी मोर देन 1:20। जो हमारी नेट ओन फंड की रेशो है ना वो 1:20 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है।
नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा, कॉपी ऑफ एवरी नोटिफिकेशन शैल बी ड्राफ्टेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट फॉर अ सेशन ऑफ 30 डेज। इसमें क्या कहा गया कि अगर कंपनी में कोई भी छोटी मोटी नोटिफिकेशन इशू की गई है, कोई भी ऐसे डिसीजन वगैरह जारी किया गया, तो उसमें क्या है कि जो जो भी नोटिफिकेशन इशू की गई है ना, वो हमारे पार्लियामेंट हाउस के आगे पता होनी चाहिए, पार्लियामेंट हाउस में ये चीज़ शो करनी चाहिए, बतानी पड़ेगी। और जो भी हमारी नोटिफिकेशन है वो वैलिड है कितने दिनों के लिए, फॉर अ सेशन ऑफ 30 डेज। जो नोटिफिकेशन है वो बेसिकली टेम्परेरी पीरियड के लिए आती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, निधि रूल्स 2019 या निधि इनकॉर्पोरेशन अंडर द एक्ट शेल फाइल फॉर्म नंबर NDH-4, ठीक है। अगर हमने निधि कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है तो उसमें क्या कहा गया कि हमें फॉर्म नंबर NDH-4 फाइल करना पड़ेगा विद इन 60 डेज। 60 डेज़ के अंदर 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 हमें फॉर्म नंबर NDH-4 फाइल करना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी। 60 डेज़ कब तक, कि हमारी इन सब तरीक़ों की एक्सपायरी ना हो जाए। जब हमारा 1 साल कंप्लीट होने वाला होगा ना, तो उसके 1 साल कंप्लीट होने से 60 दिन पहले पहले हमें NDH-4 जो फॉर्म है वो फाइल करना पड़ेगा और अपनी निधि कंपनी को इनकॉर्पोरेट पक्के तरीके से करवाना होगा, ठीक है। फ्रॉम 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। देन पीरियड अप टू विच टाइम एक्सटेंशन हैज़ बीन ग्रांटेड बाय RD। या फिर ज़रूरी नहीं कि 1 साल, क्या पता जो रीजनल डायरेक्टर है उसने निधि कंपनी को टाइम लिमिट कितनी दी हो, उस टाइम लिमिट तक हमें ये वाला फॉर्म फाइल करना है, ठीक है। नहीं तो अगर हम ये 2 कंडीशंस को फॉलो नहीं करते, अगर हम अपना फॉर्म फाइल नहीं करते NDH-4, तो हमें नहीं अलाउ किया जाएगा कि हम फॉर्म SH-7 और PAS-3 भी फाइल करें, ठीक है। बेसिकली क्या है कि निधि कंपनी को जब 1 साल कंप्लीट होने वाला होता है तो उससे 60 दिन पहले पहले अपना NDH फॉर्म 4 फाइल करना पड़ेगा, या फिर जितने टाइम पीरियड तक के लिए RD जो रीजनल डायरेक्टर है उसने टाइम पीरियड की एक्सटेंशन दी है तब तक। अगर नहीं करता तो क्या होगा, ना हमें SH-7 फॉर्म फाइल करने दिया जाएगा और ना ही फॉर्म नंबर PAS-3। सो यहाँ पे हमारा निधि कंपनी वाला कंसेप्ट कंप्लीट हुआ। तो आज की वीडियो में हमने देखा स्मॉल कंपनी, स्टार्टअप कंपनी, NPO, लिस्टेड कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, नॉन गवर्नमेंट कंपनी, निधि कंपनी प्लस फॉरेन कंपनी, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो हमारी बची कुची 3-4 कंपनीज रहेगी, डोरमेंट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। वो सब जो भी हमारे कंसेप्ट है वो हम देख लेंगे, प्लस हमारा टाइप्स ऑफ कंपनी वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो तक, ठीक है। तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहो जो आज हमने टॉपिक किया, प्लस जो पिछला टॉपिक है उसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, मैं ज़रूर आपके डाउट्स का रिप्लाई करूँगी, ठीक है। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।